6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर, सभी तरह के एग्जिट पोल पर लगी रोक। करीब आए राम मंदिर के उद्घाटन की गाड़ी दिल्ली जाकर आज प्रधानमंत्री मोदी को न्योता देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर को लेकर पीएम संग होगी अहम बैठक। दिल्ली में होने वाली G20 बैठक की तैयारी तेज, जगह जगह पर चेकिंग के साथ दिल्ली में सजावट का काम जारी। विदेश मेहमानों के लिए दिल्ली तैयार। मोबाइल टावरों से निकलने वाले विकिरण का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। विकिरण के प्रभाव से जुड़ी याचिका पर होगी सुनवाई। आदित्य L1 ने बदली अपनी कक्षा, पृथ्वी की कक्षा में 16 दिन बताएगा आदित्य L1। 110 दिन की यात्रा के बाद लग्जेरियन 1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में त्योहारों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला वापस। सितंबर से दिसंबर के बीच पुरानी व्यवस्था लागू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला यूपी की घोसी सीट पर है, जहां समाजवादी पार्टी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान बीजेपी के अब उम्मीदवार बन गए हैं। वहीं एसपी के उम्मीदवार को कांग्रेस, आप और लेफ्ट ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी के दिवंगत नेता चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास मैदान में है और उनके खिलाफ कांग्रेस ने बसंत कुमार को उतारा है। इसके अलावा झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल में विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव चल रहा है। त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों बोक्सानगर और धनपुर पर आज वोट डाले जाने हैं। दोनों ही जगह पर बीजेपी और सीपीएम के बीच सीधा मुकाबला है। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी विधानसभा सीट पर विपक्ष बटा हुआ है। टीएमसी ने जीत के लिए अपनी ताकत झोंकी है। चुनावी मैदान में सीपीएम कांग्रेस का प्रत्याशी है और बीजेपी ने भी सीट बचाए रखने के लिए जोर लगा दिया है। झारखंड की डुमरी विधानसभा की बात करें तो विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। उपचुनाव में जेएमएम ने जीत का दावा किया है। तो देखिए, ये अच्छी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर से पहली तस्वीर है, वहीं घोसी से दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और पुतुपुल्ली केरल से तस्वीर है। वहीं चौथी तस्वीर झारखंड से है। आप झारखंड में देखिए, वोटिंग जो है वो जारी है झारखंड के डुमरी में और धूपगुड़ी में भी वोटिंग हो रही है। वहीं त्रिपुरा में भी जो मतदान है वो चल रहा है। उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल नजर आ रहा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। तो इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर और ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हो रही है वोटिंग। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, इंडिया गठबंधन के सांसदों की आज होगी बैठक और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है सांसदों की बैठक। शाम 7:30 बजे खड़गे की आवाज पर होगी बैठक और संसद के विशेष सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। संसद के विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनाए जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शाम 7:30 बजे बैठक होगी और संसद के विशेष सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। तो संसद के विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली से खबर, इंडिया गठबंधन के सांसदों की आज होगी बैठक। तो इंडिया गठबंधन के सांसदों की आज बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है सांसदों की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, शाम 7:30 बजे खड़गे की आवाज पर बैठक होनी है। तो शाम 7:30 बजे खड़गे की आवाज पर होगी बैठक और संसद के विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनाए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से खबर, इंडिया गठबंधन के सांसदों की आज बैठक होगी। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है सांसदों की बैठक। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सांसदों की बैठक बुलाई गई है और शाम 7:30 बजे खड़गे के आवास पर बैठक होगी। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संसद के विशेष सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। तो संसद के विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है सांसदों की बैठक। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों की बैठक बुलाई है
और शाम 7:30 बजे खड़गे के आवास पर बैठक होगी। तो शाम 7:30 बजे खड़गे के आवास पर बैठक होगी। संसद के विशेष सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर है, इंडिया गठबंधन के सांसदों की आज बैठक होगी। और इस बीच लखनऊ से एक अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 8 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। उत्तर प्रदेश में 8 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। आजमगढ़, देवरिया, चंदौली में एनआईए का छापा मारा गया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर नक्सल फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी। अहम जानकारी। और लखनऊ से खबर, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई। और उत्तर प्रदेश में 8 जगहों पर एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मचा। और आजमगढ़, देवरिया, चंदौली में एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मचा। वाराणसी, प्रयागराज में जारी एनआईए का सर्च ऑपरेशन। आज ही सांसद बन गए हो और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, घोसी उपचुनाव में जिस तरह से कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन और अभी जीतेंगे। बस जाते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम चंदौली से बताते हैं। तो चंदौली से आम खबर, जहां पर बगही कुंभापुर गांव में एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मचा। और बच्चा राय के मकान में एनआईए की छापेमारी। तो बच्चा राय के मकान में एनआईए की छापेमारी हुई। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रोहित रॉय की आतंकी गतिविधियों में संलिप्त की सूचना। रोहित रॉय की आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता की सूचना। बच्चा रॉय का बेटा है रोहित रॉय। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। रोहित रॉय की आतंकी गतिविधियों में संलिप्त की सूचना। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर, जहां बच्चा रॉय का बेटा है रोहित रॉय। और एनआईए टीम ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। तो एनआईए की टीम ने कुछ भी बताने से इनकार किया। सैयद राजा थाना क्षेत्र में जारी एनआईए की छापेमारी। बच्चा राय के मकान में एनआईए की छापेमारी जारी। रोहित राय के आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की सूचना। सूत्रों के हवाले से खबर आपको हम बता रहे हैं। बच्चा राय का बेटा है रोहित रॉय। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और एनआईए टीम ने कुछ भी बताने से इनकार किया। तो एनआईए की टीम ने कुछ भी बताने से इनकार किया। सैयद राजा थाना क्षेत्र में जारी एनआईए की छापेमारी। तो सैयद राजा थाना क्षेत्र में जारी एनआईए की छापेमारी। चंदौली, बगही, कुंभापुर गांव में एनआईए की छापेमारी जारी। अहम खबर आपको हम बता दें। और बच्चा राय के मकान में एनआईए की छापेमारी जारी।
एनआईए टीम ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। यह आम खबर आपको हम बता दें, सैयद राजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो सैयद राजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बचराई के मकान में एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज बरेली के दौरे पर बरेली शाहजहांपुर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे और नगर निगम के पार्षदों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी के बरेली और शाहजहांपुर के मेयर भी होंगे शामिल। दोपहर 12:40 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम पीर बहोड़ा पीएचसी का भी निरीक्षण करेंगे। 2:40 पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी के बरेली और शाहजहांपुर के मेयर भी शामिल होंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, दोपहर 12:40 पर हेलीकॉप्टर से डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। आज बरेली के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य के शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक श्री दीपक कुमार जी, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे शिक्षकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की पावन जयंती है, जिसे पूरा देश बड़ी श्रद्धा और समर्पण के भाव से शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत के लिए समर्पित किया था, उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक शिक्षक से लेकर के भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक जाना, यह हर एक शिक्षक के लिए एक नई प्रेरणा है। अपने कृतित्व से व्यक्तित्व का निर्माण करना और उस व्यक्तित्व की विराट छाया में पूरे देश को एक नई दिशा देना, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व से हर व्यक्ति परिचित है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में उनका स्पष्ट कहना था कि वो राष्ट्र निर्माता है और राष्ट्र
राष्ट्र निर्माता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका हम सबके लिए अत्यंत उल्लेखनीय है। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने शिक्षकों की इस परंपरा को भले ही किसी रूप में, लेकिन उसको मान्यता दी, उसको सम्मान के साथ श्रद्धापूर्वक समाज में एक विशिष्ट स्थान देने का कार्य भी किया। लेकिन समय के अनुरूप इसमें दोनों पक्ष इसके सामने आते गए। एक पक्ष जो उसका उज्जवल पक्ष था, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए, राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करते हुए एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाला पक्ष एक उज्जवल पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष उसका कृष्ण पक्ष भी है। कृष्ण पक्ष जब ट्रेड यूनियन की तरह कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से व्यर्थ होकर के दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठ करके अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका एक कृष्ण पक्ष भी हम सबको, पूरे समाज को देखने को मिलता है। और समाज भी उस व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखता है, उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता है। एक तिरस्कार का भाव समाज के मन में दिखता है। यह उसका एक उज्जवल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रख करके शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्य हम सबको करना होगा। याद करिए, 2 वर्ष पहले जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया था, तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया था। क्योंकि जब सूची मैंने देखी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं होगा, जो कभी जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा इन लोगों का नाम क्यों दिया, इनको तो मैं रोज देखता हूं घूमते हुए, स्कूल कभी जाते नहीं है, ये नींव को सुदृढ़ नहीं कर रहे, नींव को खोखला करने वाले लोग हैं, इनका नाम कैसे आ गया। और फिर पूरी सूची को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने विभाग को दी। और मुझे प्रसन्नता है, आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को, बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को, जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी 94 शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश भर के उन सभी गुरुजनों का, एक शिक्षक तो हमेशा शिक्षक होता है, जो वर्तमान में है, जो इससे पहले अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं लेकिन समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और शिक्षक दिवस की बधाई भी मैं उन सभी के प्रति इस अवसर पर व्यक्त करता हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर, और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि सरकार ने इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाज के एक निर्माता के रूप में, राष्ट्र के एक निर्माता के रूप में आप सबकी भूमिका को आगे बढ़ाने और उससे वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास।
समय के अनुरूप नहीं चलेंगे। और आज उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता अंकित काला ने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। पहले दिन की बात करें तो सदन में शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। कल राज्य सरकार की ओर से विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। करीब 11,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट के आने का अनुमान है। सरकार की तरफ से इस सदन को लेकर के पूरी कार्रवाई की पूरी तैयारी की बात कही गई है। जबकि विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष सदन में हंगामा करता हुआ नजर आएगा। विपक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाए जाने हैं उसमें सबसे प्रमुख बेरोजगारी का है, महंगाई का है। इसके अलावा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो पहाड़ों से लोगों को हटाया जा रहा है या फिर मैदानी जनपदों से व्यापारियों को हटाया जा रहा है, तो विपक्ष का ये आरोप है कि इस अभियान के तहत युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। जो उनके व्यापार हैं व्यापारियों के, उनको तबाह किया जा रहा है। तो इसका भी वो विरोध करते हुए नजर आएंगे और ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिसको विपक्ष सदन में उठाने जा रहा है। इस समय हम विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भारी सुरक्षा के बीच सदन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो तमाम पुलिस फोर्स हैं वो यहाँ पर बुलाई गई है। कुल मिलाकर के भारी सुरक्षा के बीच विधानसभा सदन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है और सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। पहले दिन जो प्रस्ताव लाया जाएगा और कल सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की पूरी रणनीति जो है वो तैयार की गई है। अपने सहयोगी ललित अहमद के साथ अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने रणनीति बदली है। बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम समाजवादी पार्टी की ओर से अपने मतदाताओं के लिए अलग रणनीति ईवीएम तक लाने के लिए रणनीति बनाई गई है। मतदाता सूची से समर्थकों के नाम काटने को रोकेगी। अंतिम मतदाता सूची पर अलर्ट। सपा गड़बड़ी पर कानूनी विकल्प भी अपना रही है और बीजेपी पर मतदाताओं को रोकने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। बीजेपी पर मतदाताओं को रोकने का आरोप भी लगाया समाजवादी पार्टी ने। लखनऊ से खबर। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने रणनीति बदली। सपा अपने मतदाताओं के लिए बना रही अलग रणनीति। और ईवीएम तक लाने के लिए अलग रणनीति बनाए जाने की बात सामने आई है। और गड़बड़ी पर कानूनी विकल्प भी अपनाएगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी पर मतदाताओं को रोकने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर। बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। तो बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेगी समाजवादी पार्टी और सपा अपने मतदाताओं को लेकर बड़ी रणनीति भी बनाई है सपा ने। यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कांग्रेस मुख्यालय पर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यूपी के कई अहम मुद्दों पर होगी प्रेस वार्ता। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय करेंगे प्रेस वार्ता। यह आम खबर आपको हम बता दें। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आई है। यूपी के कई अहम मुद्दों पर प्रेस वार्ता होगी, तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय प्रेस वार्ता करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से खबर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कांग्रेस मुख्यालय पर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो 1 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के कई अहम मुद्दों पर करेंगे प्रेस वार्ता। तो यूपी के कई अहम मुद्दों पर प्रेस वार्ता करेंगे कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय रॉय की ओर से यहाँ पर प्रेस वार्ता होगी। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय की ओर से प्रेस वार्ता की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और लखनऊ से खबर है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है डिंडोरी से, जहां पर एक बार फिर से जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा दिया है। 4 घरों में तोड़फोड़ की है। बताया जाता है कि देर रात हाथियों का दल कपोटी गांव पहुंचा और जमकर घरों को तोड़फोड़ कर डाला। जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जंगली हाथियों के हर मूवमेंट पर नजर रखी हुई है। सिलवानी नगर के बजरंग चौराहे पर राष्ट्रीय मजदूर महासंघ ने काम सभा रखी गई और जहां किसान संघ के वक्ताओं ने प्रदेश के मुखिया पर बरसे, वहीं किसानों ने आम सभा के बाद सिलवानी तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। किसान संघ के प्रदेश पदाधिकारी मनमोहन सिंह, राष्ट्रीय मजदूर महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र रघुवंशी, भरत पटेल, कृष्ण कुमार, भूपेंद्र पटेल आदि किसान मौजूद रहे। पैसा कितने लगे? 10% कुल बकाया राशि का या 50% उपभोक्ताओं के बीच जमा होंगे। आय के नाम पे देखो देना तो भैया हमारे सारे क्या है, बिजली की समस्या बहुत चल रही है। धान की खेती सूख रही है, मुश्किल से 3 से 4 घंटे बिजली मिल रही है खेत के लिए। तो गाँव में बिजली नहीं आ रही, इसलिए यहाँ आज ज्ञापन किया गया है और चेतावनी दी गई है कि 3-4 दिन में हल नहीं होता है तो हम चौराहा जाम करेंगे सिलवानी का। क्या कहना है अधिकारी? ग्यारसपुर तहसील क्षेत्र के गांवों में 20 दिन से बारिश न होने की वजह से किसानों की सोयाबीन, धान, उड़द की फसल पानी न मिलने के चलते सूखने लगी है। किसान संघ के द्वारा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर फसलों का सर्वे कर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। फुर्तला के किसान बुंदेल सिंह मैना ने कहा कि हमारी 30 बीघा धान की फसल लगाई थी, लेकिन बारिश न होने की वजह से सूख गई है और खेत में मोटी मोटी दरारें चलने लगी हैं। अगर 2 से 4 दिनों के भीतर बरसात नहीं हुई तो बड़ा नुकसान होगा। बन रही वीडियो चुप रहा। अरे राम भैया आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्यारसपुर से अगली खबर, जहां बस स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने आज आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बहुरूपिया पार्टी है, चुनाव आने पर अलग अलग रूप धारण करती है। कांग्रेस में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है और भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में, योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जो गंजवसोदा से लड़ेंगे उनका नाम बता रहा हूँ, सब तैयार है सुनने को। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा ग्यारसपुर में सदस्यता अभियान को लेकर यहाँ एक जागरण अभियान चौपाल का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर किसान का उत्साह है, गांव का उत्साह देखते ही बन रहा है और मैं कह सकता हूँ ग्रामवासियों में उत्साह है। आपने जो बोला प्रकृति की मार सबको दिखाई दे रही है, इस बार पहली बार है कि अगस्त हमारा पहली बार पूरे अपन ने भी जीवन भर होगा सूखा देखा है, ऐसा पहली बार हुआ है। हम ईश्वर से कामना करते हैं जल्दी बारिश हो, लेकिन उसके बाद
भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी तरह से सचेत हैं। हाँ, दो ही मुट्ठी मांगे भाई, ये किराए के तो नहीं लिया है, कभी जो मुट्ठी नहीं मांगे मंडल अध्यक्ष जी या प्रयाग जी गलबात तो नहीं कर रही तुम, तो दो ही मुट्ठी मांगे, अपन एक संकल्प ले रहा है, बोले भारत माता की चाहिए। तो आज मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो गंजवसोरा से लड़ेंगे उनका नाम बता रहा हूँ, सब तैयार है सुनने को, लेकिन मेरी शर्त है, जिताना कमल के फूल को पड़ेगा, कोई बताऊंगा, जिताओगे तो हमारा यहाँ का प्रत्याशी भी कमल का फूल रहेगा, ये मैं आपको निवेदन करता हूं। और इसी बीच अमरोहा से एक खबर सामने आ रही है। अमरोहा से खबर का रुख कर लेते हैं। जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन। तो अमरोहा से खबर, जिला न्यायालय में धरना प्रदर्शन। हापुड़ की घटना को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो हापुड़ की घटना को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। और दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। तो दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। और यह हम खबर आपको हम बता दें, वकीलों पर झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग से जुड़ी ये बड़ी खबर। अमरोहा जिला कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो अमरोहा जिला कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला है, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और हापुड़ की घटना को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। तो हापुड़ की घटना को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और हापुड़ के डीएम एसपी को हटाए जाने की मांग हुई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। तो दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वकीलों पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस करने की मांग। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग किए जाने की बात सामने आई है। और अमरोहा जिला कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो जिला कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला है। अमरोहा से खबर। महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रमोद वर्मा पहुंचे, जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर उनके साथ यूनिवर्सिटी और पशु चिकित्सा विज्ञान के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि फिलहाल ये रीजनल सेंटर अस्थायी तौर पर गाँव के पंचायत भवन में चल रहा है, जबकि गाँव के पास बन रहे नवनिर्मित भवन का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। और इस मौके पर कुलपति डॉक्टर प्रमोद वर्मा ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो चुकी है, हमारे पास पूरा बजट है, हम जल्दी इस रीजनल सेंटर को विधिवत रूप से शुरू किया जाएगा। प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा जी, माननीय वाइस चांसलर लुआस यूनिवर्सिटी के, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये पौधा हमारे समय में लगा है, आप एक बार स्वयं आए, और आज वो हमारे निमंत्रण पर आए। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये आज अभी पंचायत भवन में जो ऑपरेशन थिएटर चल रहा है, वहाँ डॉक्टर अमित सांगवान अभी ऑपरेशन कर रहे थे घोड़ी का, और वीसी साहब को वो सारा दिखा के लाया है। ये जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट थे, चाहे दोहान नदी का था, राजावास का टैंक भी वीसी साहब देख के आए हैं, माधोगढ़ का किला भी देख के आए हैं। रामगढ़ प्रखंड परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले प्रखंड क्षेत्रों से जुड़े समस्याओं से संबंधित 6 सूत्रीय मांग पर पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया है। दिया जा रहा है, उसके लिए बेरोजगारी भत्ता की योजना बनाने के लिए, ऐसे तमाम सवालों को जो कटौती है उसमें बजट बढ़ाने के लिए, रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए, और जिसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है उसके लिए बेरोजगारी भत्ता की योजना बनाने के लिए,
ऐसे तमाम सवालों को लेकर के पूरा राष्ट्रव्यापी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये चल रहा है। इसी क्रम में हम लोग आज दुमका के अंदर में रामगढ़ प्रखंड के मुख्यालय पे महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो केंद्र स्तर से जुड़ी हुई मांगे हैं, उसके साथ साथ स्थानीय जो कुछ मांग है उस मांगों को लेकर के भी हम आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और उस स्थानीय मांगों में मुख्य सवाल है आपका जो चिहुटिया गांव है, जिसमें जहां पर इसको चेक डैम बनाना चाहिए और वहां पे चेक डैम नहीं बना है, उस चेक डैम को बनाने के लिए 2 प्रपोजल हमने दिया है। जो आपका जो नोखेता पंचायत के अंदर में जो आमजोला से लेकर के केंदुआ टीकर तक जो सड़क बनाना चाहिए, जो मैंने आज से 1 साल पहले भी लिख के दिया, वो भी आज तक नहीं बना है। वहां एक पुल है जिससे बराबर दुर्घटना होती है, उस पुल को ऊंचा करने की लिए जरूरत है, इसका भी हमने लिखित दिया। इसके अलावे आप जानते हैं इस रोड में आइएगा तो मंडरों के पास में माने जो मेन रोड है मोहबन्ना के नीचे जब उतरते हैं कुसुमडी के पहले जो मंडरों सड़क जाती है, मैं समझता हूं आज 10-15 साल जब से मैं यहाँ आता हूं उतने दिन से वो सड़क वैसे ही बॉर्डर पड़ा हुआ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन के घटक झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जवाब मांगा है। श्री मरांडी ने कहा है कि राज्य के सनातन धर्म संबंधी बयान पर हेमंत सोरेन का जवाब जानना चाहती है। हेमंत सोरेन को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन ने जो बात उन्होंने कहा कि भाई सनातन धर्म को उन्होंने मच्छर, डेंगू और मलेरिया से उन्होंने तुलना की और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसका समूल इसे नष्ट करना चाहिए, क्योंकि उस इंडिया अलायंस की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी वहाँ उपस्थित थे। उसके वो भी पार्टनर है। मोगा नगर निगम घपलों के मामले में हमेशा से ही सरगर्म रहा है और कई बार जांच भी की गई। इसकी मिसाल आज उस समय मिली जब नगर निगम में लंबे समय से फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी, जो कि छोटी छोटी गलियों में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए भेजी जाती थी, वो खराब खड़ी थी और उसको ठीक करवाने के लिए नगर निगम की हाउस की पिछली मीटिंग में गाड़ी के रिपेयर के लिए 3 लाख रुपए पास किए गए थे ताकि गाड़ी को भटिंडा से ठीक करवाया जा सके। लेकिन उसके बाद मोगा नगर निगम में मेयर बदलने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई और गाड़ी की रिपेयरिंग नहीं हो पाई। ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ 909 ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਐਮਐਲਏ ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਅੱਜ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਦ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੰਮ करवा के नगर निगम ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੂਗੀ। आज गुरदासपुर के एक निजी होटल में गांव मटमा की पंचायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें आपको बता दें कि गांव मटमा की पंचायत ने पंचायत की जमीन को लेकर सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत की जमीन की बोली लगाई गई थी गांव में, लेकिन बोली का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते बोली खारिज कर दी गई। उन्होंने कहा कि बोली सचिव ने दी थी। इस संबंध में जब सचिव से बात की गई तो उन्होंने पहले तो कैमरे के सामने गलती स्वीकार नहीं की, लेकिन फिर कहा कि हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो। ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਮਟਵਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਟਵਾ ਛੋਟਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਮਟਵਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ 50-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 2 3 4 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 3-4 ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀ? 7 ਦੀ ਜੀ। 7 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀਗੀ। मोगा जिले के गांव दारीवाला में कब्रिस्तान तो है, लेकिन कब्रिस्तान में जनाजा ले जाने के लिए खेतों से गुजरकर जाना पड़ता है। ये समस्या काफी लंबे समय से चल रही है और पिछले दिनों एक जनाजे का वीडियो भी वायरल हुआ था, जब मुस्लिम भाईचारे के लोग अपने किसी संबंधी की मौत हो जाने के बाद उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान जा रहे थे तो खेतों में से होकर जाना पड़ा था। और इस वीडियो को देखने के बाद समस्या का हल निकालने के लिए पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी मोगा जिले के गाँव दारीवाला में पहुंचे, जहाँ उन्होंने पंचायत और सरपंच से बात की और रास्ते का जल्दी ही हल निकलवाने के लिए तहसीलदार से बात की है। पहुंचने बहुत बहुत स्वागत करदा जी। हाँ आखदा जिहड़ा जी साडा कब्रिस्तान दा रस्ता वा पिछले लंबे समय तो इहदी जिहड़ी हैगी आ मतलब समस्या आ रही है। तो सानू जिवें जिवें प्रशासन दे विच कुछ पता लगा कि रास्ता है जां नहीं, जां जिवें भी है, असीं साडे जिहड़े किसान वीर आ उन्हां नाल सहमति करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਰੀਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਰੌਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਰੀਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। और इस बीच लखनऊ से काम खबर आपको हम बताते हैं, जहां बीजेपी कार्यालय पहुंची हैं अपर्णा यादव। बीजेपी कार्यालय पहुंची हैं लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। अपर्णा यादव बीजेपी कार्यालय पहुंची हैं और बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी का नामांकन, यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा दाखिल करेंगे नामांकन। तो पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम की मौजूदगी में विधानसभा में दाखिल करेंगे नामांकन और सीएम की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बीजेपी कार्यालय पर होगा दिनेश शर्मा का स्वागत। एक तरफ अपर्णा यादव भी पहुंच चुकी हैं और समारोह के बाद विधानसभा में दाखिल करेंगे नामांकन। तो समारोह के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। निर्वाचन आयोग के ऑफिस में नामांकन दाखिल करने की बात सामने आई है। और लखनऊ से खबर, बीजेपी कार्यालय पहुंची अपर्णा यादव। तो लखनऊ से जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। के न्यूज की खबर का बड़ा असर रायबरेली में देखने को मिला है और हरचंदपुर महाराजगंज रोड किनारे झाड़ियों की सफाई शुरू हो चुकी है। के न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है और ग्राम प्रधान कनोरा ने सफाई कराना शुरू कर दिया है। झाड़ियों से लोगों का आना जाना अब तक हो रहा था, जिसके चलते लोगों के सामने समस्याएं थी। महाराजगंज हरचंदपुर रोड से रोजाना गुजरते हैं हजारों वाहन। अगर प्रशासन न देता ध्यान तो हो सकता था बड़ा हादसा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। के न्यूज पर खबर चलने के बाद बड़ा असर, प्रशासन ने संज्ञान लिया और ये कदम उठाया गया है। कटाई हो रही जंगल की, सफाई हो रही है। हाँ। तो कौन दिन से काम लगाए हो आप? पहले उधर लगा था दादा। कौन दिन से काम लगाए हो यहाँ? ये तो कल से। अच्छा कल से। अच्छा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं अयोध्या से। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां दुबई से बनकर अयोध्या आया जटायु क्रूज। अयोध्या क्रूज लाइंस के द्वारा आया है क्रूज। लगभग 100 यात्री क्रूज में कर सकेंगे यात्रा। 18 किलोमीटर की यात्रा कराएगा क्रूज और 70 लोग क्रूज के अंदर, 30 लोग बॉटम पर ले सकेंगे आनंद। वहीं 300 प्रति व्यक्ति क्रम में किराया होगा। जन्माष्टमी के अगले दिन शुरू होगा क्रूज का संचालन। तो जन्माष्टमी के अगले दिन से ही क्रूज का संचालन शुरू हो जाएगा। लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा कराएगा क्रूज। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा कराएगा क्रूज। जटायु क्रूज बनकर आ चुका है। अयोध्या से खबर, 70 लोग क्रूज के अंदर और 30 लोग बॉटम पर आनंद ले सकेंगे।
और 300 रुपए प्रति व्यक्ति किराया होगा। जन्माष्टमी के अगले दिन शुरू होगा क्रूज का संचालन। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली से अगली खबर आपको हम बताते हैं, महिला की मौत का मामला है। तो रायबरेली से खबर, महिला की मौत का मामला सामने आया है। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। करंट लगाकर हत्या करने का मामला आया सामने और परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया है। सिविलाइन चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। मासूम बच्चों को भी करंट लगाने का आरोप है। परिजनों ने केस न दर्ज किए जाने का आरोप लगाया। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। मासूम बच्चों को भी करंट लगाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने केस न दर्ज किए जाने का आरोप लगाया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। अगली खबर है बुलंदशहर से। अवैध तमंचे के साथ साधु का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में 2 युवकों को साधु तमंचा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सरेआम तमंचा दिखाने का वीडियो वायरल हो गया है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जीराजपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के जीराजपुर गांव का ये पूरा मामला है। अवैध तमंचे के साथ साधु का वीडियो वायरल हुआ है। क्या बाबू स्वामी जी तुम्हारो क्या बाबू स्वामी जी तुम्हारो और इस बीच प्रयागराज से एक अहम खबर आपको हम बताते हैं। प्रयागराज से खबर, पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। प्रयागराज से आम खबर आपको हम बता दें, वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला है और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मेजा थाने के सामने वकीलों ने नारेबाजी की है। हापुड़ के पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। तो हापुड़ के पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रयागराज से खबर, पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, मेजा थाने के सामने वकीलों ने जमकर नारेबाजी कर दी। हापुड़ के पुलिस वालों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। प्रयागराज से बड़ी खबर, प्रयागराज से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला है और मेजा थाने के सामने वकीलों ने नारेबाजी की है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, बुजुर्ग महिला की चप्पल से पिटाई की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बुजुर्ग के बेटे पर युवती को भगा ले जाने का आरोप। बुजुर्ग महिला को युवती के परिजनों ने जमकर पीटा है। दबंगों ने पहले युवक के भाभी और नाना को पीटा। मां को भी चप्पलों से पीटने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली देहात के टांडा स्टेडियम के पास की पूरी घटना है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो कोतवाली देहात के टांडा स्टेडियम के पास की पूरी घटना है। बुलंदशहर से खबर, बुजुर्ग महिला की चप्पलों से पिटाई की गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बुजुर्ग के बेटे पर युवती को भगा ले जाने का आरोप। दबंगों ने पहले युवक की भाभी और नाना को पीटा, जिसके बाद युवक की मां को भी चप्पलों से पीटा है। इसलिए आपको पीट रही है? उसकी लड़की क्या पता किसकी साथ गई किसकी न गई, मेरे लड़के पे इल्जाम लगा के मारपीट करी, जूते चप्पलों से मारा उन्होंने हमें। मेरी बहू बेटी आ गई मामा के घर पे, इनके खींच के लेके जा के 2 दिन बंद करी रखा। मेरे मामा का सिर फाड़ दिया, 10 टाके आए हुए हैं। साथी हुआ मेरे देवर के साथ, लड़की बता रहे हैं फजलू, और वो उसके साथ भागी नहीं, तो उन्होंने हम तो आरोप लगाया हमसे, घर में तोड़ फोड़ करी, हमें 2 दिन बंद रखा घर में। क्या तुम बताओ मुझे, क्या घर में बताओ कि लड़की कहाँ है? हमें जब पता नहीं है बाबूजी, हम कहाँ से बता दें हमारे पास है? तो हमें 2 दिन बंद रखा, तो मैं अपने मामा के यहाँ आ गई भाग के, तो यहाँ पे भी मारपीट की, हमारा हाथ पकड़ के खींचने लगा और मेरे नाना जी के सिर में राड़ मारी, तो 10 टाके आए इनके। आपके घर में किसके साथ? फिर मेरी सास को मारा उन्होंने, सबर सेविल के पैप मारे और उनके जूते मारी। बाराबंकी से खबर है, 3 मंजिला इमारत के भरभरा कर गिरने का मामला। देर रात खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, 17 लोगों का रेस्क्यू किया। कुल 4 लोगों की मौत, 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया और बचाया गया। 8 घायलों का लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर टीम ने रेस्क्यू किया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे। बाराबंकी जिले में फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो यहाँ खबर, जहां 8 घायलों का लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। फरुखाबाद से अगली खबर, जहां कार की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। बाइक में सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामा के 13वीं संस्कार में शामिल होने गए थे युवक। थाना कपिल क्षेत्र में अटेना पुल के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो अटेना पुल के पास का ये पूरा मामला है। हम जब खबर आपको हम बता दें, मामा की 13वीं संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे युवक। थाना कपिल क्षेत्र में अटेला पुल के पास का ये पूरा मामला है। सुबह 10:30 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम की बात सामने आई है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को ये साहब 13वीं खान गए थे अपने मामा की, खत्म हो गए। कहाँ? ये कपूरी। अच्छा, तो वहाँ से वापस लौट के आ रहे थे, तो अटेना के पुल के चाई पार जो है एक का एक्सीडेंट हुआ किसी मार्फत से। अच्छा, तो तुम लोगों को कैसे सूचना मिली? हम लोगों से इन्हीं ने फ़ोन किया, मेरे भाई ने। अच्छा, तो टक्कर लग गई। हाँ, तभी हम लोग फिर यहाँ आए, तो इनने की हमें एम्बुलेंस करके यहाँ आ रहे कायमगंज। अच्छा, एम्बुलेंस लाए गए? हाँ, एम्बुलेंस। पुलिस को सूचना दी? हाँ, इन लोग सूचना दी, पहले से दे दी, तब वो पहुँच गई। तो दोनों हालत कैसी है? दोनों हालत कैसी है? ये तो खत्म हो गई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कासगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद लूट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। व्यापारी के मुनीम से की थी 6 रुपए की लूट। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से लुटेरा घायल। शिक्षक चोरों के द्वारा संदिग्धों की चेकिंग करवा देव मंदिर के आसपास लगाई गई थी। इस दौरान होटलपुर की तरफ से एक व्यक्ति डिस्कवर मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया है, जिसको टॉर्च जला करके
रोकने का प्रयास किया गया तो वह व्यक्ति गाड़ी मोड़कर तुरंत भागने की स्थिति में आया और वहीं टकरा कर गिरने के बाद तुरंत पुलिस टीम के ऊपर उसके द्वारा फायरिंग की गई है। इस फायरिंग के सापेक्ष हमारी प्रभारी निरीक्षक की जो टीम है आत्मरक्षा उनके द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उस व्यक्ति को गोली लगी है। सुरेश, मेरठ से खबर सामने आ रही है जहां पर चोरी के शक में एक मासूम बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। चोरी के शक में मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटा गया है। मेरठ से खबर आपको हम बता रहे हैं। और महिला दरोगा पर फट्टों से पीटने का आरोप लगा, तो महिला दरोगा पर फट्टों से पीटने का आरोप लगा है और पिठौर थाने में तैनात है महिला दरोगा पद्मावती। दरोगा के मकान मालिक के यहां पर काम करती थी बच्ची। अहम खबर आपको हम बता दें, बच्ची पर दरोगा ने लगाया गहने चोरी करने का आरोप। मारते हुए दया नहीं आई 13 साल की बच्ची को। अभी बताएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।